बेहतर मुद्दों के साथ फिर एक बार हाजिर हैं। मैं फारूक शाह, साथ में अल्ताफ तिवारी। नमस्कार। मार्केट डाउन है, लोगों के पास राशन खरीदने को पैसे नहीं है, लोगों के पास मार्केटिंग करने को पैसे नहीं है। फिर ऐसे में सोने का भाव बढ़ रहा है। जहाँ एक तरफ ज़मीनी स्तर पर लोगों की खनक खत्म हो गई, वहीं जो सोने की खनक थी वो बिना दिखाई दिए बढ़ते जा रहा है। सोनार की दुकान पे गर्दी बिल्कुल नहीं है, पर कीमत गर्दिश में भी इतनी नहीं बढ़ी जितनी आज बढ़ रही है। शादियां तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही हैं, पर खरीदार बिना रहते हुए महंगाई बढ़ रही है सोने पर। आखिर क्या? सबसे पहला तो मैं वैसे विरार में जो आज सबसे बड़ी खबर है, जैसे कि हम लोग ने इनकलाब न्यूज़ में बताया था 3-4-5 दिन पहले कि बहुत बड़ा तमाशा होएगा, और आज कुछ ऐसा ही हुआ। आज लोगों ने अपना आक्रोश जो है रेलवे स्टेशन पे बाहर आ गया, क्योंकि रेलवे ट्रेन जो है आम लोगों के लिए नहीं है, और लोगों ने अपनी आक्रोश आज आखिर दिखाई दी रेलवे स्टेशन पे और बस डिपो में। कि रेलवे को लेकर के हमने पिछले सप्ताह एक न्यूज़ चलाई थी जिसमें ये कहा गया था कि रेलवे को बहुत ही जल्द एक फ़ैसला लेना पड़ेगा कि वो नागरिक जो 85% गैर सरकारी है उनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि दुकानें खुल रही हैं, मार्केट खुल रहे हैं, शॉपिंग सेंटर खुल रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें खुल रहे हैं तो जो लोग उसमें काम करते थे उनको जाने आने की सहूलत भी चाहिए। अब रेगुलर के अगर देखा जाए तो पहले के दौर में क्या था कि 250-300 रुपये का पास निकाल के लोग मुंबई ट्रेन से आते थे। तो अगर उनका 12,000 रुपये पगार था तो महीने का उनका बहुत ज़्यादा 500 रुपये ट्रैवलिंग में जाता था और वो पहुंच जाते थे अपने जॉब पे। लेकिन अगर लंबे लॉकडाउन के बाद, लंबे समय तक काम बंद के बाद, अब जब लॉकडाउन खुला हुआ है और दुकानें खुल रही हैं और अब लोगों को अपने जॉब पे जाने का मौका मिल रहा है, तो ट्रेन नहीं चल रही है उन लोगों के लिए जो 85% नॉन गवर्नमेंट के अंदर में है। तो ऐसे लोग अगर प्राइवेट साधन से जाते हैं तो कम से कम 1,000 रुपये का एक ट्रैवलिंग लग जाता है एक दिन का। तो अब 1,000 रुपये कैसे खर्च करें? अगर रोडवेज की बसों का इस्तेमाल करते हैं तो जिस हिसाब से बसों की स्थिति है वो भी दयनीय है, क्योंकि बसों में भी संतुलित मात्रा में ही लोग सफ़र कर सकते हैं। बसों का भी रूट जो है कम से कम यूज़ किया जा रहा है। तो ऐसे में बस स्टॉप पे भी गर्दी होना बेहद दुखद है। और साथ में जो है कि अब रेलवे में जो है जो आज जो वसई विरार में घटना घटी है, ये घटना ने दर्शा दिया है, ये तो आज शुरुआत है। हम इनकलाब न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहेंगे कि लोगों के सब्र खत्म हो गए। जैसा आप बता रहे हो कि बस चालू हुई, पर आज सुबह में लोग बस डिपो पे गए और आज एक फरमान जारी हो गया कि आप बसों में सफ़र नहीं कर सकते हो, सिर्फ जो आवश्यक वाले हैं वही सफ़र कर सकते हैं। तो लोगों का पारा 7वें आसमान पे चढ़ गया। एक तो 100-150 रुपये दे के बस में जाते हैं, वो भी जाने के बाद बस स्टॉप पे जाने के बाद में उनको पता चला आज आपके लिए बस नहीं है। तो लोगों का आक्रोश जो है वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, और इसका कहीं ना कहीं सामना सरकार को करना पड़ेगा। और जैसे कि आप बात कर रहे हो 85% लोग जाते हैं ट्रेन में, पर जो अभी जो वर्क विथ होम जो घर से काम कर रहे हैं, वो शायद जो प्राइवेट वाले हैं, ऑफिस वाले हैं, वो घर से ही काम करेंगे, यानी थोड़ी सी गर्दी में और थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। और सरकार को थोड़ा सा अल्टरनेट इसका सोचना पड़ेगा ना कि यहाँ से बोरीवली तक तो बोरीवली तक ही लोग जाएंगे, यहाँ से भाईंदर तो भाईंदर तक ही लोग जाएंगे। ऐसी ट्रेन छोड़ना चाहिए, यानी लोगों के लिए कहीं ना कहीं कुछ सुविधा का लाभ मिले। मैं बताना चाहूँगा कि हम इनकलाब न्यूज़ के माध्यम से सरकार को भी आगाह करते रहते हैं, जनता को भी आगाह करते रहते हैं। हमारा काम है अवेयरनेस लेना, एक दूसरे को संतुलित बनाए रखना, संतुलन बना रहे। लेकिन सबसे अहम होता है ज़िंदगी और जीवन। इस जीवन को चलाने के लिए लोगों को काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए लोगों को अपने घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि सरकार भी लंबे वक्त तक किसी को खिला नहीं सकती। और खिलाने की बात आती है तो 5 किलो चावल और 2 किलो दाल, या फिर 1 किलो 2 किलो का मात्रा में अगर वो कहीं से पा भी जाता है, चाहे सरकारी महकमे से, चाहे किसी फंड देने वाले के सिस्टम से, लेकिन इंसान जलील भी हो रहा है। अब उसे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। वो चाहता है मैं अपनी मेहनत की कमाई कमाऊँ, लेकिन जब वो अपने घर से निकलना चाहता है तो बसों में भी आज भी वही सिस्टम लागू है और ट्रेनों में भी वही लागू है। तो कहते हैं कि किसी दूसरे को सफ़र करते देख करके दूसरे मुसाफिर को बर्दाश्त नहीं होता, और ये होना भी था।
क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट के लोगों का मीटर कभी बंद नहीं हुआ। उनका मीटर लॉकडाउन के पहले दिन भी चालू था और लॉकडाउन के बाद भी चालू है और हमेशा चालू रहेगा। लेकिन जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे उनका मीटर पहले दिन जब बंद हुआ तो अभी तक चालू नहीं हुआ है, और वो चालू करने के लिए उनको बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है। तो इसलिए इसमें कई बातें आती हैं। अल्ताफ भाई, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो सरकारी महकमे के हैं उनके अंदर एक फ़ायदा और होता है कि अगर वो सरकारी महकमे के लोगों को कुछ वायरस का संक्रमित होता है या कोई भी घटना घटती है, दुर्घटना घटती है, तो उनको सरकार की तरफ से मुआवजा भी मिलता है, पूरी फैसिलिटी मिलती है, उनके परिवार को, उनको इलाज वगैरह सब में सहूलतें मिलती हैं। लेकिन जो गैर सरकारी हैं, जो आम नागरिक हैं, उनकी पगार भी कम है, लिमिट में है। जहाँ एक तरफ सरकार की बात, अब मैं इसमें एक बात कहूँगा, मैं किसी एक सरकार को टारगेट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं गवर्नमेंट के रूल्स को टारगेट कर रहा हूँ। मैं रूल्स की बात करूँगा कि हमारे देश के अंदर एक चपरासी, एक होमगार्ड, एक वॉचमैन जो सरकारी डिपार्टमेंट का है, या फिर कह लीजिए एक प्यून जो गवर्नमेंट के अंडर में है, सरकार के अंडर में काम करता है, यानी सरकारी नौकरी है, उसकी पगार 35, 40, 50 हज़ार के आसपास। तो इस बात से ये बात तो समझ में आ गई कि सरकार बहुत ही बेहतर सोच रखती है और वो समझती है कि अगर एक प्यून को, एक वॉचमैन को, एक गार्ड को अगर हम 35 से 40 या 50 हज़ार तक सैलरी नहीं देंगे तो उसका परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसी सरकार को वो वोट देने वाली जनता, जो उसके वोटर हैं, जो उसके सपोर्टर हैं, जो बैनर लेके घूमते हैं, जो पोस्टर लेके घूमते हैं, जो आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, उनके बारे में सोच नहीं पाते। वो आज भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो 10,000, 12,000, 15,000 के लिमिट में ही रह जाते हैं बेचारे। ऊपर से उनको सरकारी सुविधाओं का कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। ट्रैवलिंग चार्ज वो खुद के जिम्मे करें। चलो ये सब सारे सर्कल को तो लोग कभी किसी ने नज़र में रखा ही नहीं और इसे नज़रअंदाज करते रहे सदियों से लोग। लेकिन आज कोरोना काल की बात आई तो कोरोना काल में इनकी मीटर भी बंद हो गई और अब मीटर चालू हो रही है तो रीडिंग बहुत लंबा चल रहा है, यानी प्राइवेट के हिसाब से ही चले। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ये एक सरकार में नहीं है, ये हर सरकारों में हुआ है। इसे दो आँख से कह दीजिए देखा जाता है। एक आँख होती है क्या गैर सरकारी, एक दूसरी आँख होती है सरकारी। सरकारी आँख जो है वो सरकारी लोगों को देख रही है कि 35 से 40, 50 हज़ार नहीं देंगे तो इनका परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वही गैर सरकारी सिस्टम में जो काम करते हैं वो 12,000, 10,000, 8,000, यहाँ तक के लोग 5,000 रुपये महीने पर भी काम करते हैं तब भाई कंपनियों में, वो भी 12 घंटे की ड्यूटी, और न कोई उनकी सिक्योरिटी है न कोई उनके साथ सुरक्षा है। आज सरकार ने देने के नाम पे तो मुझे नहीं लगता है कुछ दिया। अगर सरकार देना चाहती तो जो लाइट बिल है, लाइट बिल भले लेवे, हम लोग ने पहले भी ये बोला लाइट बिल माफ़ नहीं होगा, लाइट बिल लेना चाहिए, पर उसके अलावा जो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा टैक्स है और जो बढ़ोतरी है वो बढ़ोतरी ना करे और उसका एक्स्ट्रा टैक्स निकाल दे तो काफ़ी है ना 25% बिल हो जाएगा। तो सरकार को अगर सुविधा देना है तो सरकारी हिसाब से सुविधा दे हर चीज़ में, तो लोगों को बहुत सारा फायदा मिलेगा। अतः भाई मैं बात करूंगा कि इसमें और भी चीज़ें हैं, सिर्फ लाइट बिल ही नहीं है। देखा जाए तो इस 6 महीने के लगभग हो गया, 1 साल का दौर निकल गया। इस 1 साल में तो अंधे को भी समझ में आ गया कि हर आदमी परेशान है और सरकार के पास तो करोड़ों आँखें हैं, जिसका सर्कल बहुत बड़ा है, जिसके ज्वाइंडर बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें सिस्टम में जुड़े लोग बहुत ज़्यादा हैं। अब ये सारे लोग जुड़े हैं, कोई उसमें किसी पद पे है, छोटे से पद से लेकर बड़े पद तक लोग बैठे हैं और सबने ज़मीनी हकीकत देखी है। अब जब ज़मीनी हकीकत देखी जा रही है तो सरकार के पास कई चीज़ों में आम जनता के लिए कुछ न कुछ रियायत देने का चांस था। बहुत सी जगह, जैसे बिजली का बिल हो गया जिसमें रियायत दी जा सकती है, जो एक एक्स्ट्रा चार्ज लगाया गया वो रोक दिया सकता था, या फिर बहुत ही दयालुता दिखाते तो किस्तों में बना दिया जाए। पेट्रोल में सरकारी टैक्स बहुत ज़्यादा है, अगर पेट्रोल में भी रियायत देते हैं तो बहुत सारी चीज़ में फ्लैट हो जाता है भाव, क्योंकि पेट्रोल से ही सारा भाव बढ़ता है, पेट्रोल और डीजल से, क्योंकि एक आम आदमी की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर पेट्रोल के अंदर और डीजल के अंदर भी छूट दी, पेट्रोल यानी सरकारी टैक्स निकाल दिया, तो लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। मैं इसमें भी बताना चाहूँगा कि पेट्रोल के मामले में भी सरकारी और गैर सरकारी मामला है। सरकारी डिपार्टमेंट के लोग जो होते हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर में काम करते हैं, उनको पेट्रोल का पैसा भी गवर्नमेंट उठाती है। अगर गवर्नमेंट टैक्स ले भी रही है तो वो अपने ही दे रही है, खुद दे रही है, खुद ले रही है।
उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए शायद 15% आबादी, मैं बताना चाहूँगा 15% कह सकता हूँ, सरकारी डिपार्टमेंट में भारत के अंदर 15% लोग होंगे जो सरकारी संगठनों से जुड़े होंगे या सरकारी के अंतर्गत काम करते होंगे। तो 15% लोग तो कभी आवाज़ उठाने वाले नहीं, 15% लोग कभी आवाज़ नहीं उठाने वाले, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो 85% लोग हैं वो मजबूर हैं इस 15% से, क्योंकि वो आवाज़ नहीं उठाते और वही पावर में है और वही ट्रोल भी करते हैं। अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो वो ट्रोल करेंगे, ये आप गलत बोल रहे हो, ये गलत चीज़ है, डॉक्टर के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो जो 15% है ना, जिसको आराम है, शो आराम है, वही ये चीज़ करते हैं। बड़ी अजीब बात है। आम आदमी टैक्स भरता है, 85% लोग टैक्स भरते हैं और बोलने का अधिकार उनको नहीं है। अगर बोलते हैं तो उन्हें ट्रोल किया जाएगा और उन्हें वो बताएगा सामने से, सामने वाला बंदा कहेगा तुम गलत बोल रहे हो, सरकार के विरोध में मत जाओ। मैं एक सरकार की बात फिर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि पेट्रोल और डीजल का भाव इसी सरकार में बढ़ा हुआ है, इससे पहले भी बढ़ा था और हमेशा से सदियों से ये दो आंख का खेल चलता आया है, सरकार और गैर सरकारी। तो हमने कहा कि सरकार और गैर सरकारी में सरकार को ये समझना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी वोट लेने के समय ड्यूटी निभाते हैं, पर वोट देने के लिए आम जनता जाती है, गरीब जनता जाती है। आज उस गरीब को न तो डीजल में छूट दी गई, न तो पेट्रोल में छूट दी गई, न तो उसे जो है बिजली में छूट दी गई और न ही उसे किसी सिलेंडर में सिलेंडर में भी छूट, सिलेंडर में भी नहीं छूट। अगर सरकार चाहे तो सिलेंडर में भी छूट देकर लोगों को राहत का बहुत बड़ा राहत दे सकते थे। अब देखा जाए तो कुछ लोग ऐसा इसे ये कहेंगे कि ये बहिष्कार है। मैं बोलता हूँ ठीक है, बहिष्कार है। अगर बहिष्कार की नज़र से देख रहे हैं तो इन 5-6 जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए चीज़ हैं, जो ज़मीनी स्तर से लोगों को घरेलू चीज़ें हैं, जिसके बिना जीवन चलना मुश्किल है, और वो सरकार के उसमें आता है, नियंत्रण में आता है। तो अगर लोग कहते हैं कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं तो बिल्कुल सरकार का विरोध नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे सरकार का विरोध, पर ये कोरोना काल में उनको इसकी माफी देनी चाहिए, कुछ तो छूट देनी चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों में उल्टा हुआ। पैसा हम छोड़ने को बिल्कुल नहीं बोल रहे कि पैसा सिलेंडर फ्री में दो, बस आप जो सरकारी टैक्स लगता है वो सरकारी टैक्स को माफ करो। मैं बताना चाहूँगा कि आप छूट नहीं देते तो कम से कम बढ़ाते नहीं। यानी इस खतरनाक काल में जहाँ रहम करने की बात थी वहाँ जुल्म होने लगा, जहाँ उम्मीद की बात थी वहाँ नाउम्मीद कर दिया गया, जहाँ एक आसरा था लोगों को कि कोई ना कोई राहत मिलेगी वहाँ बेसहारा कर दिया गया। या तो लूट के ले आओ या तो खुद लूट जाओ। घर बचा तो गिरवी रख दो, आज गिरवी लेने वाला भी कोई नहीं। इसीलिए कहा सोने का खरीदार नहीं, पर सोने का भाव बढ़ रहा है, और भाव भी उनकी वजह से बढ़ रहा है जिनके पास सोना खरीदने का पैसा है। इसका एक कारण है, इसका कारण मैं एकदम साफ बताता हूँ कि अभी ये जो कोरोना काल में 3-4-5 महीना हो गया और बैंकों ने जिनको लोन दिया हुआ है फ्लैट के ऊपर या बिजनेस के ऊपर या एजुकेशन लोन, वो अभी लोग जो पढ़े लिखे जो पैसे वाले लोग हैं वो ये उनके मन में आ गया कि बैंक के अंदर अभी दिवाला निकलने वाला है, ज्यादा करके बैंक का दिवाला निकल जाएगा। कहीं कहीं जनता ये बात समझ रही है, जनता के अंदर डर बैठ रहा है। हाँ, जिनके पास पैसा है उनके पास ये डर बैठ रहा है कि बैंकों का दिवाला निकलने वाला है, क्योंकि अगर बैंक पैसा भी मांगती है, अगर फोन भी करती है तो वो अपराध गिना जाता है। उनका जो रिकॉर्डिंग है वो सीधा ऑन फेसबुक व्हाट्सएप पे आ जाता है, या कोई संगठन है वो बैंकों में तोड़फोड़ करने को चले जाती है। यानी बैंकों का दिवाला निकलना ऐसा बिल्कुल साफ दिख रहा है कि बैंकों का ज़्यादा करके दिवाला निकल जाएगा। बैंक बोल देगी हमको तो EMI आ नहीं रहे तो हम कहाँ से इसको संभालेंगे। इसके लिए जो जिनके पास पैसा पड़ा है बैंक में वो निकाल के सोने में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कहते हैं ना, कसूरवार कौन, जिम्मेदार कौन, बेगुनाह कौन, खतावार कौन। अगर देखा जाए तो EMI कंपनियों की विवाद बहुत अलग है। कुछ लोग आज के डेट में ऐसा मैं समझता हूँ मतलब है कि लगभग 75% लोग EMI पे ज़िंदगी जी रहे हैं। 75%, 25% ऐसे होंगे जिसमें से 10% बूढ़े होंगे और बाकी 15% बच्चे हैं। लेकिन लगभग सभी कुछ नहीं लिया तो कम से कम एक मोबाइल तो EMI पे जरूर ले लिया। तो अब EMI पे जीवन यापन करने वाले लोग 75% लोग कोरोना काल में मजबूर हैं
आमदनी कहीं से है नहीं, तो फिर कहाँ से EMI भरे? मांग भी नहीं सकते। अब EMI कंपनी मांग नहीं सकती, क्योंकि वो मांगे तो जुर्म हो जाएगा, उसके खिलाफ कंप्लेन हो जाएगा, या फिर वहाँ पे 4-5 संगठन के लोग पहुँच करके दमदाखड़ी दिखा देंगे, और वो बेचारा मजबूर है। और एडवाइजरी की बात करूँगा तो सरकार की तरफ से एडवाइजरी आई नहीं थी, सुझाव था। मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा दर्शकों को कि सरकार की तरफ से एडवाइजरी नहीं था, सुझाव था कि कोई भी मकान मालिक अपने किराएदार से भाड़ा न ले, हो सके तो ना ले, हो सके तो ना ले। अब फिर यहीं पे आया था कि कंपनियां शायद 3 महीने की EMI माफ कर दी। वो जो आप टीवी देखते हैं ना घर में रखा हुआ है, उसका एक बार फिर से आरती उतार दिया। और फिर से ध्यान दें, उसने ये नहीं कहा, सरकार ने आदेश जारी किया है, सरकार का ये एडवाइजरी है कि हो सके तो EMI कंपनियां कुछ दिन के लिए छूट दे दे अपने कस्टमर को, कुछ दिन के लिए। और कंपनियों ने दिया, ये बड़ा सराहनीय बात रहा कि 3 महीने तक सारी कंपनियों ने दिया, छोटी EMI कंपनी हो या बड़ी हो, लेकिन भाई उसका पैसा तो है ना, लिया है तो भरना पड़ेगा। और जो लोग लिए हैं वो भर नहीं पा रहे हैं। ये नहीं कहा जा रहा कि वो नहीं भर रहे हैं, जानबूझ के भर नहीं पा रहे हैं, कंपनियां भी समझ रही है। लेकिन एक बात याद रखना, 1-1 रुपया EMI का आपको भरना पड़ेगा, वो चाहे जब चाहे जैसे। तो जब आपको 1-1 रुपया EMI का भरना पड़ेगा, तो उसमें EMI कंपनी और बैंक अलग होती है। बैंक एक जरिया है जहां आपका पैसा जाता है, और उस बैंक में रखा हुआ अमाउंट ECS द्वारा EMI कंपनी को जाता है, जो आपको लोन देता है। अब लोन कंपनी आपका ECS बाउंस करती है, तो बैंक के ऊपर चार्ज लगता है, बैंक आप पे चार्ज करती है और उस पे भी चार्ज करती है, दोनों का चार्ज, और वो चार्ज भी आपको ही भरना है। इसलिए EMI कंपनी आपको लेट फाइन चार्ज और ECS बाउंस चार्ज जोड़ती है। यानी जो चार्ज है ECS बाउंस होता है, वो कंपनी का भी नाम से जाता है और आपके नाम से जाता है, और दोनों का पैसा ECS कंपनी ले जाती है। अब रहा सवाल बेचारा बैंक माइनस पे आपको कंट्रोल करता रहता है, और ECS बाउंस होने के बाद भी आपका अकाउंट रखता है। यानी वो सारे कर्जे की जिम्मेदारी लिया, कल तक वो आपके पैसे की जिम्मेदारी लिया, सारे पैसे आपका स्टॉक बना के रखता था, और आपके पैसे को थोड़ा थोड़ा करके लोगों तक पहुंचाता था जहां जहां आपकी देना है आपको। लेकिन आज जो कर्ज आपके ऊपर हो रहे हैं वो भी बैंक के ऊपर आ रहे हैं। तो कुछ लोग का जहां तक बात करूंगा मैं बताया 75% लोग EMI पे जीवन यापन करते हैं, यानी 75% का भार बैंक उठा रही है, और 15% लोग ऐसे हैं जो EMI पे जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, उन्हीं के पैसे बैंक में जमा हैं, और वही पैसे अब निकल के गोल्ड की तरफ जाने लगे। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट गोल्ड को मानते हैं, इसके लिए आज गोल्ड का भाव बढ़ रहा है। कोई सोना चांदी जेवरात नहीं बना रहे, शादी पे नहीं खर्चा कर रहे, तो कारण ये है, मुख्य कारण ये है। अब इस बात पे बहुत जल्दी ही सरकार को समझना पड़ेगा, क्योंकि बैंकों का अगर दिवाला निकलता है ना, तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि बैंकों का दिवाला निकलेगा तो ये 15% लोगों का दिवाला निकलेगा, साथ में इन पूरे देश के गरीबों का भी दिवाला निकल जाएगा। क्योंकि बैंक एक सिस्टम था जिसके तहत छोटा मोटा कारोबार सबका होता था, उसी के जरिए ट्रांजैक्शन होते थे, पैसा लोग मंगाते थे और भेजते थे। जो पर प्रांतीय हैं, बाहर काम करते हैं, वो उसी बैंक के द्वारा ट्रांजैक्शन करके अपने गांव पैसा भेजते थे। अब जब यही सिस्टम हो जाएगा कि सारे बैंकों के ऊपर इतना बड़ा भार पड़ेगा, अगर वो लोट पोट गई तो हर आदमी और ज़्यादा तिलमिला जाएगा। इसलिए सरकार को, बैंकिंग कर्मचारियों को और EMI कंपनियों को विशेषज्ञों के साथ बैठ करके राय करना चाहिए। और जो ये EMI है, जो एक साथ जुड़कर, जैसे 2,500 रुपये किसी का महीने का है, तो वो 4 महीने 5 महीने हो गया, तो 5 महीने के हिसाब से 4 महीने के हिसाब से उसका जो है लगभग 10,000 रुपये 12,000 रुपये तक हो गया। अब ये 12,000 रुपये के जो मैसेज उसको डालते हैं ना, उसको हार्ड आता है, हार्ड। 5 महीने से तो खाया नहीं है, ब्लड तो वैसे ही कम हो गया, ऊपर से जब उसको मैसेज आता है 12,000 भरने का, तो उसको हार्ड आता है। तो इस 12,000 का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा ट्रिक अपनाना पड़ेगा कि वो आदमी समझ भी जाए और अमाउंट भी भरता रहे और बैंक का भी सर्कुलेशन बना रहे। क्या करें? बराबर है। इस विषय पे सरकार को बहुत अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा कि इसका रास्ता किस तरह से निकले।
तो फिलहाल ऐसे ही सुलगते सवाल लेकर के हम आते हैं और सुझाव लेकर आते हैं। ये सुझाव सबके लिए बेहतर है। इससे पहले हमने सुझाव दिया था रेलवे को, जो कि रेलवे ने अभी तक लागू नहीं किया या सिस्टम को फॉलो नहीं किया या फिर उसको समझा नहीं, तो उसे समझना पड़ेगा रेलवे को भी, ताकि आम नागरिकों के लिए रास्ता खुल सके और रेलवे को भी 10 पैसे का फ़ायदा हो सके। और साथ में जो है जो गरीब इंसान भूखे मर रहे हैं, जो ट्रेनों के सामने अभी खड़े होकर के आंदोलन कर रहे हैं, कल वो ट्रेनों के सामने कूद के मरने लगेंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा और साथ में बैंकिंग कर्मचारियों को भी इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। फिलहाल सोना आपको नहीं खरीदना है, पर सोने की कदर करना है। मिलेंगे फिर ऐसे ही कुछ अनोखी खबरों के साथ, अचंभित करने वाले खबरों के साथ और आपको सतर्क करने वाली खबरों के साथ। तो अगली खबर के लिए इंतज़ार करें। मिलेंगे फिर अगली खबर के साथ। जय हिंद।